बच्चों, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जेई 2025 और 2026 तो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो और इसको लास्ट तक देखें। हो सकता है आप कुछ गलतियां कर रहे हो। इस वीडियो में बात करूंगा जो एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ जेई प्रिपरेशन इज स्टडी मटेरियल, और उसमें अगर हमने कुछ गलती कर दिया तो जो आपका रियल पोटेंशियल हो सकता है वो आप रियलाइज ना कर पाए। तो मैं यूजली आई विल टेक कि कौन कौन सी बच्चों को दिक्कतें आती हैं या फिर क्या क्या वो गलतियां करते हैं, यूजली क्या क्या परसेप्शन रहते हैं जो गलत हैं। तो सबसे पहला चीज़ तो ये है कि अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो और वो इंस्टीट्यूट से वेल रेप्यूटेड है तो आई विल से कि आपको उन्हीं का मटेरियल फॉलो करना चाहिए इफ़ दैट मटेरियल इज़ गुड। मटेरियल गुड होने का मतलब क्या कि मटेरियल ग्रेडेड होना चाहिए। ऑफकोर्स जो जेई का एक्चुअल पेपर आता है उसमें ईजी, मॉडरेट और टफ तीनों तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो ईजी का पोर्शन काफ़ी ज़्यादा होता है। मेंस की अगर हम बात करें तो जो मेरे को एक्सरसाइज बनानी है वो एक्सरसाइज ऐसी होनी चाहिए कि वो जो इजी वाला पोर्शन है वो सबसे पहले कैटर हो, क्योंकि वहाँ पे मार्क्स स्कोर करना इजी होता है। अगर किसी एक्सरसाइज में हम मिक्स्ड टाइप के क्वेश्चन डाल दें जिसमें टफ भी डाल दें, इजी भी डाल दें, मॉडरेट भी डाल दें, तो क्या होगा कि जिस बच्चे का प्रिपरेशन का एक्सपोजर कम है या फिर जो पहली बार प्रिपरेशन कर रहा है उसने एक पहला क्वेश्चन किया, मान लिया इजी टाइप क्वेश्चन था, उससे हो गया तो उसको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिला। दूसरा क्वेश्चन अगर टफ टाइप आ गया तो उसका कॉन्फिडेंस ब्रेक हो जाएगा और 10-12 क्वेश्चन करने के बाद भी उसको ये नहीं पता लगेगा कि मेरे प्रिपरेशन लेवल क्या है। तो इसलिए ग्रेडेड मटेरियल होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और जैसे हमारे पास जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो इनफाइनाइट है बट टाइम लिमिटेड है, तो सबसे पहले आई हैव टू इंश्योर कि जो पेपर का इजी पोर्शन है दैट शुड बी एड्रेस, तो वो चीज़ मटेरियल में भी रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। अब ये मैंने बोल दिया है और वो अगर रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट है तो फिर आप उसी के मटेरियल को फॉलो करें। इसमें दो चीज़ है। देखो, पहला चीज़ तो ये है कि जब इंस्टीट्यूट कोई भी अपनी प्लानिंग करता है मटेरियल की तो बिकॉज नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हैं, अभी जो रिसेंट के जो पेपर्स आए हैं उनका भी इनपुट लेना पड़ता है। तो यूजली हम कंपटीशन में क्या करते हैं कि जो हम पूरा चार्ट बनाते हैं ये टाइप के क्वेश्चन हमें बच्चों को कराने चाहिए, तो उसमें से कुछ पार्ट तो हम मटेरियल के अंदर डालते हैं, ऑफकोर्स बच्चे को वो करना चाहिए। कुछ पार्ट हम क्लास इलस्ट्रेशंस के अंदर लेते हैं, कुछ पार्ट जब आगे चल के रिविजन प्रोग्राम आएगा मेंस और एडवांस का तो वहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिए जाएंगे जो करंट जो आजकल के पेपर आ रहे हैं उसके पैटर्न को मतलब जो एड्रेस करेगा। फिर कुछ पार्ट टेस्टिंग के अंदर भी डाला जाता है। तो अगर कोई बच्चा मान लिया कॉम्पिटिशन से पढ़ रहा है तो उसके लिए भलाई क्या होगी कि वो और कहीं का मटेरियल ना करके इसी मटेरियल को करे ताकि उसका कंप्लीटनेस आ जाए। जो भी हमने एलिमेंट डिफरेंट जगह पे सोचे हुए हैं वो सारा उसका कंप्लीट हो जाता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बट ऐसा कहने पे आई वुड से कि एक इसमें कैविएट भी है कि इवन जो सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है सो कॉल्ड इंडिया में, उनके मटेरियल में शुरू में जो 3-4 एक्सरसाइज होती हैं वो बिल्कुल बिलो पार जेई के मतलब स्टैंडर्ड से भी बहुत नीचे होती हैं। तो ऐसे बच्चों को खुश करने के लिए जिनको ऐसे फीलिंग आ जाए कि हाँ हमसे कुछ क्वेश्चन हुए हैं, तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं वो पहली दूसरी एक्सरसाइज पे ही दम तोड़ देते हैं, उनके पास उससे ज़्यादा टाइम ही नहीं होता। बट वो जो पहली दूसरी एक्सरसाइज है वो जेई के लेवल पे कहीं पे भी नहीं हो, बहुत ही नीचे होता है। तो ऐसा बाकी जो छोटे छोटे मतलब अगर ये नेशनल लेवल के इंस्टीट्यूट के साथ हो रहा है तो जो छोटे छोटे शहरों में जो इंस्टीट्यूट होंगे उनके साथ तो बिल्कुल डेफिनेटली हो रहा हो, तो इस बात को जरूर ध्यान में रखें। अच्छा, इसमें मैं कैसे पहचानूंगा, जो बच्चा पहली बार तैयारी कर रहा है वो कैसे पहचानेगा कि ये क्वेश्चन रेलेवेंट है या फिर ईजी है एक्चुअल पेपर से। तो आज की डेट में आईआईटी जेई के जो इतने सारे पेपर मेंस के हुए हैं पिछले 4-5 सालों में, उनके PYQ करके मेरे को एक बार फीलिंग आ जाएगी कि अगर मान लिया आपने एक्सरसाइज 1 की और उसमें आपको 80% क्वेश्चंस हो गए, आपने PYQ करना चालू किया, मान लिया 20% ही क्वेश्चन हो गए, तो उसका मतलब क्या है कि कुछ गड़बड़ है एक्सरसाइज 1 में, एंड यू कैन कंपेयर किया उसका एक्चुअल लेवल क्या है। तो मैंने यहाँ पे दो चीज़ बोला कि अगर आपका रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट है और मतलब नेशनल लेवल पे है तो होपफुली उन्होंने मटेरियल ग्रेडेड बनाया होगा, तो उसी को फॉलो करें, उसी पूरे एक सिस्टम को फॉलो करें। ऐसे ना करें कि टेस्ट सीरीज मैंने यहाँ से ले ली, बुक यहाँ से ले ली, पढ़ मैं और कहीं रहा हूँ, तो इस तरह की चीज़ें आपकी जो रैंक है उसको बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ कर देगा। क्योंकि आज की डेट में जो प्रिपरेशन करना है वो हाईली टेक्निकल चीज़ हो गया, क्योंकि बच्चे के पास टाइम ही नहीं होता, मटेरियल इतना ज़्यादा कंप्लीट करने के लिए होता है। तो एक ही इकोसिस्टम को फॉलो करें ताकि जो जैसे बोलते हैं हर तरह के क्वेश्चंस वो किसी ना किसी फॉर्म में कवर कर रहे होंगे। पहला चीज़ ये हो गया। दूसरा चीज़ ये हो गया कि कुछ बच्चों को फोमो होता है दूसरों को देख के कि यार वो बुक कर रहा है तो मैं भी वो बुक कर लेता हूँ, अगर वो उसके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं तो हो सकता है कि मेरे भी वो बुक करके मार्क्स अच्छे आए। तो ऐसा नहीं, उसके मार्क्स अच्छे इसलिए आ रहे होंगे मोस्ट प्रॉब्लली कि उसको ज़्यादा एक्सपोजर उसने पहले से तैयारी कर रखी है या फिर उसके पास ज़्यादा टाइम अवेलेबल होगा। ऐसा भी होता है कि बहुत सारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो उनके पास इतना टाइम अवेलेबल ही नहीं होता। बट उसके चक्कर में अगर आप क्या करोगे कि अगर बुक करने की कोशिश करोगे तो उसमें सबसे पहली चीज़ तो ये होती है ग्रेडेड क्वेश्चंस नहीं होते, आपको कभी कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा। 50 क्वेश्चन करने के बाद भी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि मैं किस लेवल पे मेरी प्रिपरेशन है। दूसरा, ओवरवेलमिंग नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि इतने सारे क्वेश्चन देख के वो घंटों इसी बात में वेस्ट कर देते हैं कि मैं कौन से क्वेश्चन करूँ, कौन से क्वेश्चन छोड़ूँ। ऐसा ना हो कि जो मैं छोड़ूँ वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो। तो इसकी वजह से जो उनकी बेसिक तैयारी होनी चाहिए, मतलब जब हम प्रिपरेशन करते हैं तो पहले आई शुड इंश्योर कि मेंस में मेरी 8-10 हज़ार के अंदर रैंक आए,
फिर उसके बाद हम उसके इंप्रूवमेंट के लिए सोचेंगे ना। तो पहले तो मेरा सिलेक्शन होना चाहिए, उसके बाद अच्छी रैंक आनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि मेरी डायरेक्टली अच्छी रैंक आ जाए। जो प्रिपरेशन है वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है और नीचे से ही हमें धीरे धीरे ऊपर जाना पड़ता है। अगर हम डायरेक्टली 5वीं सीढ़ी पे पैर रखने की कोशिश करेंगे तो मुंह के बल करेंगे, और ऐसा बहुत सारे बच्चों के साथ होता है। वो क्या करेंगे कि कोई इस तरह की बुक करना चालू कर दे जिसमें टफ क्वेश्चंस हैं, तो जब उनको छोटे छोटे क्वेश्चंस करना नहीं आता या फिर उसकी प्रैक्टिस उन्होंने नहीं की, तो टफ क्वेश्चन उनको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि यूजली टफ क्वेश्चन में 2-3 कॉन्सेप्ट मिक्सड होता है, और छोटे छोटे मेंस के जो क्वेश्चंस आते हैं, जो हम ईजी क्वेश्चन बोलते हैं, उसमें सिंगल कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस होते हैं। जब उसमें हमारी एक प्रोफिशिएंसी आ जाती है, उसके बाद टफ क्वेश्चन को हैंडल करना विल बी ईजी। तो अगर कोई बच्चा ये सोचता है कि एक टफ क्वेश्चन बराबर 4 इजी क्वेश्चन, तो ऐसा नहीं है। उन 4 इजी क्वेश्चन को करने के बाद ही आप वो टफ क्वेश्चन कर सकते हो। तो एक तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें कि बुक्स के पीछे ना भागे। अगर मान लिया आपका इंस्टीट्यूट ऐसा है जो आपको मटेरियल ढंग से प्रोवाइड नहीं करता है, तो फिर मैं बोल सकता हूँ कि आप डीएलपी लेने की कोशिश करें। डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम जो होता है वो किसी इंस्टीट्यूट का लेने की कोशिश करें। टीम कंपटीशन भी प्रोवाइड करता है, तो आप चाहे तो वो भी देख सकते हैं, और किसी इंस्टीट्यूट का भी ले सकते हैं, रादर देन गोइंग फॉर बुक्स, बिकॉज बुक्स में चीज़ें ग्रेडेड नहीं होती हैं और ओवरवेलमिंग नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं। इसके बाद कुछ बच्चों को मतलब इस तरह के भैया और दीदी टाइप जो लोग हैं वो इस तरह के बताते हैं कि एक क्वेश्चन करने में 3 मिनट लगा, क्योंकि एक्चुअल पेपर में यही होता है। ऐसा नहीं है। उसके चक्कर में क्या करता है कि बच्चा बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन करने की कोशिश करता है, तो उसका कुछ लर्निंग ही नहीं होती है, क्योंकि उससे क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो रहे होते। ऐसा नहीं है। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो स्पेशली, और आप मान लिया हर क्वेश्चन में आपको 8, 10, 12 मिनट लग रहे हैं, तो उसका कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वही तो आपके दिमाग में पैटर्न बना रहा है, वही तो आपको चीज़ें समझा रहा है। इन्हीं के परमुटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन जब एक्चुअल एग्जाम में आएगा तो वहाँ 10 मिनट नहीं लगेगा, क्योंकि आपने ये वाला होमवर्क कर लिया है। तो जो बच्चे जबरदस्ती 3-3 मिनट में क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, वो बेसिकली कुछ सीख नहीं रहे होते हैं, उनका टाइम ही वेस्ट हो रहा होता है। या तो मैं बेसिकली उन बच्चों के बारे में बात कर रहा हूँ जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं। ऑफकोर्स जिसको अच्छा खासा एक्सपोजर है वो 2-3 मिनट के अंदर क्वेश्चन कर ही लेगा, बट जो केवल क्वेश्चन करने के ऊपर ये जो कंडीशन लगाते हैं कि 3 मिनट के अंदर ही होना चाहिए, वो बिल्कुल गलत है। उससे आप कुछ नहीं सीख रहे हो, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है। कुछ बच्चे ऐसे ही बोल सकते हैं मैं तो पहली बार कर रहा हूँ, बट मैं तो 3 मिनट के अंदर कर लेता हूँ, तो फिर यू नीड टू चेक योर मटीरियल, दैट मे नॉट बी अप टू द मार्क। उसका नेक्स्ट पॉइंट ये है कि कुछ बच्चे जैसे फ्री का मटेरियल ढूंढने के लिए टेलीग्राम पे जाते हैं, वहाँ पे बहुत सारी शीट्स फ्लोट होती रहती है। कोई भैया ने ये वाली शीट दे दी, या फिर किसी इंस्टीट्यूट ने ये वाली क्वेश्चन दे दी कि ये वाले करके दिखाओ। तो पहली बार तो जो बच्चा सीरियसली तैयारी कर रहा है, किसी इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ा हुआ है, तो उसके पास लिटरली सांस लेने की फुर्सत नहीं होती है। तो अगर ऐसा बच्चा टेलीग्राम पे घूम रहा है, तो मतलब उसके साथ सीरियसली कुछ दिक्कत है, या तो उसका इंस्टीट्यूट उसे इनफ काम नहीं दे रहा है, या फिर वो अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। अगर आप टेलीग्राम जैसी शीट करना चालू करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल तबाह हो सकता है। मैंने ये भी देखा है कि बच्चे 2-2 साल तक पूरी अच्छी तैयारी चल रही है, बिल्कुल लास्ट तक आते आते उनको अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, बट उन्होंने कोई 2-3 शीट इस तरह की कर ली जो मार्केटिंग के पर्पज से बनी थी, और उससे जब नहीं हो पाए तो उसको लगा कि यार मेरी तो तैयारी बेकार ही है, मेरे तो इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होते। तो आप कितनी भी तैयारी कर लो, आई कैन ऑलवेज मेक ए पेपर जिसमें से आपसे एक भी क्वेश्चन सॉल्व ना हो 3 घंटे के अंदर, हम हमेशा ये बना सकते। तो अगर आपको बेंचमार्किंग करनी है तो ऐसी शीट उठा के बेंचमार्किंग बिल्कुल ना करें। बेंचमार्किंग करने के लिए आप PYQ का यूज करें, जैसा मैंने बोला PYQ का यूज करो, उसमें कोई दिक्कत। फिर उसके बाद स्पेशली वो बच्चे जिनके पास टाइम कम अवेलेबल है, उनके पास ऐसा है कि मान लिया उन्होंने ये सोचा कि चलो मेंस तक तो मैं केवल मेंस की तैयारी करता हूँ, और जो भी उनका मटेरियल है, मान लिया उसमें जैसे हमारे मटेरियल में एक्सरसाइज 1 जो होती है वो मेंस के लिए डेडिकेटेड होती है, तो वो करने का उन्होंने सोचा कि मैं केवल मेंस की यही करूंगा एंड PYQ कर लूंगा। PYQ फॉर द बेंचमार्किंग के, हाँ मेरे को एक्चुअल जेई के क्वेश्चन हो रहे हैं। वैसे PYQ में ऐसा कुछ नहीं होता है कि वो आसमान से उतरे हुए क्वेश्चंस हैं या उनमें कुछ अलग कॉन्सेप्ट है, बस केवल बच्चे को एक बार ये यकीन सा हो जाता है कि हाँ PYQ हो गया तो मतलब एक्चुअल पेपर हो गया है। जैसे अगर मेरे से बोलो कि कंपटीशन के अगर हम एक्सरसाइज 1 करें या PYQ करें, तो हम तो बोलेंगे एक्सरसाइज 1 करो, क्योंकि उसमें हमने एक-एक चैप्टर, एक-एक कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चंस डाल रखे हैं, सेग्रीगेटेड क्वेश्चंस डाल रखे हैं, ताकि आपका पूरा चैप्टर अच्छी तरीके से प्रैक्टिस हो पाए। ठीक है। अब जो बच्चे पहली बार तैयारी कर रहे हैं, तो मान लें किसी ने ये बनाया कि टारगेट की मैं एक्सरसाइज 1 करूंगा जो मेंस ओरिएंटेड क्वेश्चंस है, प्लस PYQ करूंगा। अगर ये दोनों होता है बहुत ही अच्छी बात है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जो एक्सरसाइज 1 हमारी है, मतलब बाकी जगह भी शायद ऐसा ही होता होगा, वो टॉपिक बेस्ड है, तो आपने एक बार वो कर लिया, फिर उस चैप्टर के उठा के PYQ कर लिया। बट इसमें कुछ बच्चों के साथ दिक्कत ये आती है कि उनके पास टाइम इतना नहीं होता, क्योंकि हो सकता है पहली बार प्रिपरेशन कर रहे हो तो उनको लेक्चर समझने में ही बहुत ज़्यादा टाइम लगता हो, या फिर अगर वो कहीं ऑफलाइन क्लास अटेंड करें तो वहीं पे उनको वो चीज़ समझने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि पहली बार जब हम पढ़ते हैं तो दिमाग को प्रोसेस करने में डेफिनेटली टाइम लगता है। तो ऐसे में वो सोचते हैं कि इन दोनों में से मैं एक ही चीज़ कर सकता हूँ। तो देखिए, अगर इन दोनों में से एक ही चीज़ कर सकते हैं तो आई वुड से कि इसका एक तरीका तो ये है कि आप मान लिया एक्सरसाइज 1 करो, और जो PYQ है
उसको एज ए सॉल्व एग्जाम्पल पढ़ जाओ, सॉल्व एग्जाम्पल पढ़ जाओ, तो पढ़ने में क्या होता है, टाइम कम लगेगा बट हमें एक्सपोजर बढ़ जाएगा। ठीक है, या आप उल्टा भी कर सकते हो कि एक्सरसाइज 1 जो है वो आप सॉल्व एग्जाम्पल की तरह पढ़ जाओ, तो आपको एक्सपोजर हो जाएगा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस का, कि कैसे सोचते हैं, क्या क्या मैनिपुलेशन होती है यूजली इस चैप्टर में, फिर हम पीवाईक्यू वाली चीज़ कर सकते हैं। अगर ये मैनेज हो जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर इतना भी मैनेज नहीं हो पाता हमारे, वैसे तो इतना मैनेज हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम बहुत ही कम नंबर ऑफ क्वेश्चंस करके जाएंगे तो वहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा भी ट्विस्ट आ गया, थोड़ा सा भी इधर उधर हो गया, तो मेंस में वहाँ क्वेश्चन सॉल्व करना डिफिकल्ट होगा। बट अगर मान लिया ये भी नहीं होता तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं इन दोनों में से मैं एक ही चीज़ कर सकता हूँ। देखो, तो अगर कंपटीशन का बच्चा है वो बोलेगा मैं क्या करूँ, तो आई विल से कि कुछ भी कर सकते हो, दोनों एक जैसी चीज़ है। एक्सरसाइज 1 में वी हैव टेकन केयर कि ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट इज कवर्ड। मेंस में तो ऐसा हो सकता है, क्योंकि मेंस में आजकल इतने सारे पेपर बनते हैं, उसमें काफ़ी क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो मटेरियल से उठ के सीधे सीधे आते हैं, मतलब हमारे मटेरियल से नहीं, बहुत सारी बुक्स में मतलब कुछ कॉमन क्वेश्चन होते हैं, हर ही बुक में मिल जाते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आज की डेट में सीधे सीधे उठ के भी आ रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है कि जो अभी तक पीवाईक्यू आया हो वो दोबारा रिपीट ना हो, बट वो वाला क्वेश्चन उठ के हमारे मटेरियल में से आ जाए जो अभी तक नहीं आया है। तो इस तरह की चीज़ें हो सकती है। तो प्रोबेबिलिटी वाइज बोले तो आई वुड से कि हमारा एक्सरसाइज 1 करो और पीवाईक्यू तुम इलस्ट्रेशन की तरह पढ़ जाओ। बट इसके बाद भी फिर भी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको मतलब ऐसा भी कर सकते हैं जो बाकी प्रैक्टिस है वो मेंस 1 के बाद कर लें। बट ऐसा करने के बाद भी कुछ बच्चों को, ऐसा समझाने के बाद भी कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि नहीं मेरे को एक कॉन्फिडेंस तो जब आता है जब मैं पीवाईक्यू मेरे से सॉल्व हो जाए। तो आप ठीक है पीवाईक्यू भी कर सकते हो। अब पीवाईक्यू में दिक्कत ये होती है कि जब मान लिया जब चैप्टर चल रहा है, तो अगर चैप्टर चल रहा है तो पूरा चैप्टर खत्म होने का वेट करने के बाद ही हम वो क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि उसमें कॉन्सेप्ट मिक्सड होते हैं। तो अगर मान लिया हमें पीवाईक्यू बेस्ड ही प्रिपरेशन करनी है तो आइडियल सिचुएशन क्या है कि पीवाईक्यू भी हमारे ऐसे डिवाइडेड होने चाहिए, जिसे बोलते हैं कॉन्सेप्ट वाइज, ताकि अगर हमने एक चैप्टर, जैसे मान लिया एक चैप्टर तो 8 लेक्चर में है, तो हम ऐसा दोनों कि पूरा 8 लेक्चर करने के बाद फिर करना चालू करें, वो भी कर सकते हैं, ये ठीक है। बट जैसे बोलते हैं ना कि अगर आइडियल चीज़ क्या है कि मैंने पहला लेक्चर किया और उस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो अगर हम डायरेक्टली कर लें तो फिर हमारा जो लोड है वो डिस्ट्रीब्यूटेड सा रहेगा, अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी बेटर रहेगी। यूजली पीवाईक्यू ऐसे मिलते नहीं है। तो अगर आपके पास ऐसा कोई सोर्स है जहाँ पे पीवाईक्यू जिसको बोलते हैं कि कॉन्सेप्ट वाइज हैं या फिर टॉपिक वाइज है, तो वेल एंड गुड, यू कैन रिलाई ऑन दैट। और जनवरी तक आप ऐसा भी कर सकते हैं कि उसी से मतलब अपनी प्रैक्टिस करो, और जनवरी के बाद बाकी जो एक्सरसाइज 1 है जहाँ पे भी आप पढ़ रहे हो, जो भी मेंस टाइप के क्वेश्चन है ज़्यादा एक्सपोजर के लिए वो कर सकते हो। अगर आपके पास नहीं है तो टीम कंपटीशन ऐसी ही एक पीवाईक्यू बुक लेके आया है जो अभी मैथमेटिक्स की लॉन्च हुई है, आगे चल के फिजिक्स और केमिस्ट्री की भी बहुत जल्द ही आने वाली है, जिसमें हमने जैसे हमारे एक्सरसाइज 1 में टॉपिक वाइज हमने सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी डाला है, उसी तरह का हमने पीवाईक्यू को भी सेग्रीगेट कर लिया है, और उसमें हमने सारे पीवाईक्यू लिए हैं 2019 से लेके अभी तक के, ताकि बच्चे को एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू मिले। अब 19 से लेके 2024 तक बहुत सारे नंबर ऑफ पेपर्स हैं, तो उस बुक के अंदर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन, तो अगर कोई बच्चा वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस कर लेता है तो भी उसकी प्रिपरेशन में काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी। मतलब वो अपने आप में एक कंप्लीट, जैसे बोलते हैं वो बुक इतनी मोटी है यूजली केवल मैथमेटिक्स की, तो अगर कोई बच्चा वो कर लेता है तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड। इस बुक का इफ़ यू वांट, इस बुक का जो लिंक है वो ये मतलब अमेजॉन और फ्लिपकार्ट दोनों जगह अवेलेबल है। इसकी जो लिंक है वो हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, वहाँ से आप ले सकते हो। बुक के अंदर ही डिटेल्ड हमने टेक्स्ट सोल्यूशन डाल रखे हैं, तो कोई बच्चा अगर चाहे और केवल पीवाईक्यू बेस्ड प्रिपरेशन करना चाहे, या कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं कि वो पीवाईक्यू भी करना चाहते हैं साथ में टॉपिक वाइज ही, कि हमने एक्सरसाइज 1 के कर लिया, मान लिया 5 क्वेश्चन थे पहले टॉपिक में, अब वो चाहता है कि पीवाईक्यू के भी 5 क्वेश्चन कर लो और उसके पास टाइम है, तो फिर दोनों कर सकता है, तो वो भी इस बुक को ले सकता है, तो जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर आपको किसी भी तरह की और कुछ मान लिया चीज़ें पूछनी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो ये जो वीडियो था इसमें मैंने ये समझाने की कोशिश किया कि अभी आप प्रिपरेशन के लगभग बीच के दौर में होंगे, अभी भी 5-6 महीने बचे हुए हैं, तो अगर आप इसमें से कुछ तरह की गलती कर रहे हो कि आप मटेरियल हंट कर रहे हो ऑनलाइन पे, या फिर किसी ने बोल दिया कि वो बुक कर ले, इससे 3 क्वेश्चन आए थे, तो इस तरह की चीज़ों में आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। आपको एक जैसे बोलते हैं रिलायबल मटेरियल उठा के उसको कंसिस्टेंटली कंप्लीट करना पड़ेगा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और जैसा मैंने बोला कि अगर एक ही जगह पे जहाँ पे आप पढ़ रहे हैं वहीं से सारी चीज़ करोगे, तो उन्होंने जो प्लानिंग की होगी आपके लिए कि आपकी सारी चीज़ कवर हो जाए, तो दैट इज़ ए बेटर थिंग रादर देन कि हम अलग अलग जगह से उठाएं, और मतलब मटेरियल अलग अलग जगह से उठाएं, वही अच्छा नहीं है। कुछ बच्चे ऐसा करते हैं कि फिजिक्स यहाँ से पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री वहाँ से पढ़ रहे हैं, मैथमेटिक्स वहाँ से पढ़ रहे हैं, वो तो आई वुड से कि इज़ नॉट ऑप्टिमम तरीका प्रिपरेशन करने का। अगर मान लिया कोई ऑफलाइन में पढ़ रहा है और उसके एक सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा दिक्कत है,
वो नहीं समझ पा रहा है, ट्यूनिंग नहीं बैठ रहा है, तब तो ठीक है, थोड़ा बहुत चलता है, तो कॉम्प्रोमाइज़ तो उसमें भी होगा। बट अगर कोई बच्चा तीनों ही अलग अलग ऐसे पढ़ रहा है, फिर वो मटेरियल अलग अलग करेगा, तो दैट इज़ नॉट ए गुड वे ऑफ प्रिपरेशन। अभी आपने प्रिपरेशन इस तरीके से स्टार्ट कर रखी है या करने वाले हैं, तो इस चीज़ पे जरूर ध्यान दें, क्योंकि जो एक्चुअल पेपर होता है दैट इज़ नॉट लीनियर समेशन ऑफ पीसीएम। उसके अंदर एक पूरी स्ट्रैटेजी बनती है पेपर को सॉल्व करने के लिए। मैंने जैसा बोला कि आज की डेट में प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा साइंटिफिक हो गई है, क्योंकि टाइम के अंदर करेक्ट करना, प्लस हमें ये भी एक थोड़ा सा ट्रेड ऑफ करना पड़ता है कि हमें ऑफकोर्स एक टफ क्वेश्चन मान लिया मेरा 5 मिनट ले रहा है, उसकी बजाय अगर मैं 2 इजी क्वेश्चन कर लूँ तो उसमें मेरे ज़्यादा मार्क्स आएंगे। तो ऐसा भी हो सकता है कि मेरे को क्वेश्चन आता है, वो मैं जानबूझ के सेक्रीफाइस कर रहा हूँ टू सॉल्व मोर नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स अक्रॉस द 3 सब्जेक्ट। तो इसलिए जो 3 घंटे का पेपर होता है उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में जो टाइम का इंटरप्ले है दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा हो सकता है कि मैथमेटिक्स का एक लेंदी क्वेश्चन है, यूज दिया जाता है कोऑर्डिनेट का, तो उसको छोड़ के मैं फिजिक्स के 2 इजी क्वेश्चन करूँ तो अल्टीमेटली तो मेरे मार्क्स ज़्यादा ही आएंगे, तो रैंक ज़्यादा ही आएगी, और 4 नंबर बढ़ने से ही बहुत ज़्यादा रैंक में अंतर आ जाता है, बहुत ज़्यादा आपकी एनआईटी चेंज हो सकती है। अगर हम मेंस की बात करें तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें। तो जब हम इंडिविजुअली अलग अलग पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे यू वॉन्ट बी एबल टू गेट दिस सिस्टम कि आपको एक पेपर मिल जाए जहाँ पे आपको इन सारी चीज़ों का, जिसे बोलते हैं कि ध्यान रखा जाए। पेपर भी जैसे लास्ट ईयर हमने देखा था 27 जनवरी का जो पेपर था वो बिल्कुल ही अलग टाइप का पेपर था। तो अगर आप एक जगह से पढ़ोगे तो वहाँ पे इन सारी चीज़ों का, जैसे हम क्या करते हैं, हम कोशिश क्या करते हैं कि टफ पेपर हो गया, इजी पेपर हो गया, जैसे भी एक्चुअल मेंस के पेपर होते हैं उनको मॉक करने की कोशिश करते हैं उनका। तो जैसे पहला पेपर हमने टफ दे दिया, फिर दूसरे वाला मॉडरेट दे दिया, तीसरा इजी दे दिया, किसी में मैथ बहुत टफ हो गया, किसी में फिजिक्स टफ हो गया। तो जो एक्चुअल मेंस में डिफरेंट शिफ्ट में जैसे पेपर आते हैं उन्हीं को मिमिक करने की कोशिश करते हैं। तो अगर कोई बच्चा ये सारे टेस्ट देगा तो वो पहले से ही बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होगा एंड तैयार होगा किसी भी तरह के पेपर को करने के लिए। तो आई होप दिस वीडियो विल बी यूजफुल फॉर यू, एंड इफ यू वांट टू वॉच दीज काइंड ऑफ वीडियोस तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। ऑल द वेरी बेस्ट।